आज तीसरे टाइप की रिएक्शन लिखनी है बेटा। तीन तरह की रिएक्शन थी इसमें। इसमें पहली हो गई है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अलग हो गया, इंटरचेंज हो गए, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हो गया हमारा इलिमिनेशन। अब तीसरा क्या था बेटा, बता सकते हो? रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, और वो बेसिक 3 या 4 रिएक्शन जो आपके 11th स्टैंडर्ड की हैं वही हैं। बैडली हम रिएक्शन करेंगे जैसे लिथियम से, सोडियम से, मैग्नीशियम से, वही रिएक्शन है। मैं आपको याद दिला दूं, पहली रिएक्शन बेटा, पहली रिएक्शन ऑब्वियसली वुड्स रिएक्शन, याद आ गया? WURTZ, वुड्स रिएक्शन। ये 11th में आपने बहुत दिल लगा के पढ़ी होगी होपफुली। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करते थे? सोडियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो एल्काइल हैलाइड आर रिएक्टेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देन हायर एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ हायर एल्केन्स बनते थे, कार्बन डबल हो जाते थे। तो यहाँ ट्वाइस और ट्वाइस से रिएक्शन कराते थे और हम कहते थे हायर एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। तो पहली रिएक्शन ऑब्वियसली बेटा लिखे हम वुड्स रिएक्शन। उसमें लिखिए alkyl halides are reacted with sodium in presence of dry ether. Alkyl halide reacted with sodium in presence of dry ether, then higher alkanes are obtained. Alkyl halide reacted with sodium in presence of dry ether, then higher alkanes are obtained. ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी है या 11th में, वही है। RX Na RR जुड़ के NaX बन जाता है। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस रिएक्शन में। फिर भी 2-3 एग्जाम्पल इसके मैं बोल देता हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका वही है कि क्योंकि हमारे कोर्स में ना इसके 2-3 क्वेश्चन हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा है कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से एन हेक्सेन बना के दिखाओ। कॉमन सेंस, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड क्या है? 3 कार्बन की चेन है। एन हेक्सेन यानी 6 कार्बन, दुगने करने हैं, तो खाली आप Na से रिएक्ट करें ईथर से। तो कोशिश देखिएगा जब भी कन्वर्जन हो और आपको डबल होता हुआ लगे तो कोशिश करिएगा एल्काइल हैलाइड बना के सोडियम से करें तो हो जाएगा कन्वर्जन। चलिए, इसमें मैंने ये आपके सामने लिख दिया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और मैंने एरो पे लिख दिया सोडियम एंड ईथर। सोडियम एंड ईथर लिख दिया। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको क्या करना है, Cl बच्चों हटाना है और जहां से Cl हटेगा वो चीज वहीं से रिपीट कर दीजिएगा, मतलब रिवर्स करके वहीं जोड़ दीजिएगा। 2 R ग्रुप जुड़ जाएंगे और ट्वाइस NaX बाद में अलग होगा। लेकिन जब भी मैं एरो पे कोई चीज लिखते हैं ना सब कुछ, तो इसका कहने का मतलब होता है बैलेंसिंग मत बताओ, मेन प्रोडक्ट बताओ क्या है। तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था और इससे बना क्या है बेटा? व्हाट इज दिस? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो वो इसको ऐसे कन्वर्जन करके दे देंगे आपसे कि बताओ प्रोपेन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना के दिखाओ। ठीक है, कन्वर्ट प्रोपेन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बोलो बच्चों, समझ में आया कैसे करना होगा? प्रोपेन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, प्रोपेन की पहले क्लोरीन से रिएक्शन करना, 2 क्लोरोप्रोपेन मेन बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन की वुड्स रिएक्शन करना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कन्वर्जेंस में रिएक्शन काम में आएगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। अब 11th का पॉइंट है, याद आ जाना चाहिए। वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर, वेरी गुड, अनसिमेट्रिकल मेंबर ज्यादा अच्छा आंसर होता है ऑड से। ठीक है, तो जैसे बेटा सपोज दैट ये मैंने लिखा, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ टोटल 6 कार्बन है, 5 की चेन है, एक नीचे, 6 कार्बन है, लेकिन अनसिमेट्रिकल है। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो ये वुड्स रिएक्शन में आराम से, या इसकी ईल्ड अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि अगर अनसिमेट्रिकल मेंबर आप बनाएंगे तो आपको 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। जब भी आप 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेते हो तो आपको 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो 11th का पॉइंट है, क्या पॉइंट है? दिस मेथड इज नॉट गुड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल alkane as they are formed in mixture which is difficult to separate. ध्यान रखिएगा, ठीक है? It is not good to prepare unsymmetrical member as they are formed in mixture difficult to separate. ठीक है?
बोलूं तीसरा पॉइंट? ऐसे 11th का पॉइंट है, लेकिन अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 11th में मुझे बच्चों से कहना पड़ता है यार तुम याद ही करो इसे, लेकिन मुझे उम्मीद है अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेटा ये वाला पॉइंट ये मैंने लिखा है ऑब्वियसली 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बेटा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब मैं कह रहा हूं 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन की वुड्स रिएक्शन करो, सोडियम इन ईथर से रिएक्ट करो, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, वैसे तो अब ये तो 11th स्टैंडर्ड में है, लेकिन आई होप सो तुम्हें पता हो। बेटा क्या बनेगा? नहीं आ रहा दिमाग। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, सीधा इसी को डाइमर बना दिया और आंसर बोल दिया। और जब ये समझ नहीं रहे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो कुछ तो पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ कुछ और पूछ रहा हूँ, वही चीज नहीं पूछ रहा हूँ। और मैं कह भी रहा हूँ तुम्हें अब समझ में आया होगा, 11th में तो समझाना मुश्किल था, तो क्या 11th में ये समझाना मुश्किल था जो तुम कह रहे हो? तो भैया इसका जो आंसर है वो ये है, इसका आंसर ये है बच्चों। और आई होप सो अब आपको मुझे समझाना आसान है। बेटा इसका आंसर है, इसमें एल्कीन बन जाएगी। बेटा वुड्स रिएक्शन भी जो होता है ना, एक मैकेनिज्म से चलता है, और उस मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन में टर्शरी अगर आए तो इलिमिनेशन हो जाएगा, और अगर इलिमिनेशन हो जाएगा तो एल्कीन बन जाएगी। तो टर्शरी आने की वजह से यहाँ एल्कीन मेजर होती है। बनते वो भी हैं जो आप कह रहे हो, लेकिन वही है ना, 100 में 80 ये बनेंगे, 20 वो बनेंगे, तो बनेंगे वो भी, लेकिन ये मेजर बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा वुड्स रिएक्शन में अगर टर्शरी अल्काइल ग्रुप आ जाए, टर्शरी अल्काइल हैलाइड आ जाए, तो मेजर एल्कीन बनाया जाता है बाय इलिमिनेशन। और वही रीजन है कि जहां सब्स्टिट्यूशन होता है वहां इलिमिनेशन हो सकता है, और वुड्स रिएक्शन में भी एल्कीन बन सकती हैं बाय इलिमिनेशन रिएक्शन। मिटा दूं? ठीक है, फिलहाल आई होप सो इस साल आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अब इसके साथ की ही वुड्स के साथ लगभग 3 या 4 रिएक्शन और चलती हैं, नेम रिएक्शन है, वो भी साथ में निपटाते हैं। पहली रिएक्शन नेम रिएक्शन जो 11th में भी पढ़ी है वुड्स के बाद, 11th में वुड्स के जस्ट बाद, यस दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उसके बाद है वो। ठीक है, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन 11th में पढ़ाई गई है, वही रिएक्शन है जो वुड्स रिएक्शन है। बच्चों सिर्फ अंतर है, वुड्स रिएक्शन में आपने सोडियम लिया था, यहाँ सोडियम की जगह जिंक लिया जाएगा। तो इन वुड्स रिएक्शन इन प्लेस ऑफ सोडियम इफ जिंक इज यूज्ड देन द रिएक्शन इज नेम्ड एज फ्रैंकलैंड। बाकी सारी बातें वुड्स वाली। ठीक है, तो पॉइंट करके लिख लीजिए, इन प्लेस ऑफ सोडियम इफ जिंक इज यूज्ड, अगर बच्चों सोडियम की जगह जिंक ले लेंगे, in place of sodium, if zinc is used, then it is termed as Frankland reaction. In place of sodium, if zinc is used, then it is Frankland reaction. ठीक है, सोडियम की जगह जिंक लेंगे तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी। बाकी सारी चीजें वही है बेटा। वही कहने का मतलब क्या है, ऑड मेंबर नहीं बनेंगे या मुश्किल से बनेंगे, सेपरेट करना पड़ेगा, मीथेन बनेगा ही नहीं बनेगा, डाइमराइजेशन होता है, सारी कहानी वुड्स वाली चलेगी। और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर जिंक लिया है तो फ्रैंकलैंड कहते हैं। अब बेटा तीसरा था कोरे हाउस रिएक्शन। वेरी गुड, ये बहुत कम बच्चों को याद आती है कोरे हाउस। बता बेटा क्या थी कोरे हाउस रिएक्शन? अरे बहुत बढ़िया, एल्काइल हैलाइड की पहले हम लिथियम से रिएक्शन करते हैं पहले स्टेप में, फिर अरे बहुत बढ़िया बेटा, इसके बाद कॉपर आयोडाइड से करते हैं। और लिथियम और कॉपर आयोडाइड करने से एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसे कहते हैं R2CuLi। और उसके बाद फिर एक और एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे जो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब यही भी हो सकता है और अलग भी, और तब R नाम का प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब बेटा, कहने का मतलब इसमें ऑड मेंबर भी बन सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोरे हाउस रिएक्शन में सिर्फ वुड्स और फ्रैंकलैंड से ज्यादा बेटरमेंट क्या है, ये दोनों के लिए सुटेबल है, ऑड या सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। तो अगली हेडिंग का नाम लिखें कोरे हाउस रिएक्शन। इसमें पहला पॉइंट ही हम ये लिखते हैं, इट इज सुटेबल
for both acid and bases. It is suitable for both acid and bases. ठीक है बेटा, क्लियर है? क्या लिखा पढ़ो। ठीक है, होपफुली एसिड बेस आप लोगों ने नहीं लिखा होगा, वो तो खाली मैं आपको फंबल करके बोल रहा था ये देखने के लिए कि कौन मुनीम बनने आया, कौन पढ़ रहा है। तो इट इज सुटेबल फॉर बोथ एसिड एंड बेस नहीं आएगा, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्या है दूसरा पॉइंट? एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद लिथियम फॉलोड बाय कॉपर आयोडाइड फॉलोड बाय अनदर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद लिथियम फॉलोड बाय, मतलब पहला कंपाउंड बन जाएगा तब कॉपर डालेंगे। एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद लिथियम followed by copper iodide, then another alkyl halide. Alkyl halide is reacted with lithium, then copper followed by copper iodide, then another alkyl halide to give higher alkane. To give higher alkane. ठीक है, और आपने अगर ये लाइन लिख ली है, ठीक है, RX प्लस या एरो पे Li फिर CuI फिर I-X। ठीक है, नेक्स्ट बोले मिटा दो बच्चों। एल्काइल हैलाइड में ही हम पढ़ लेते हैं, नहीं तो आगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, एक रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, ये अभी हम दोबारा भी लिखेंगे और थोड़ी देर में। फिटिग रिएक्शन क्या है? फिटिग रिएक्शन है कि जैसे आपके पास ये है बेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन की सोडियम से करें और एक और मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह। ठीक है, दो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेंगी, तो मैं बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह लिख दे रहा हूं, यहाँ ट्वाइस यहाँ ट्वाइस, बिल्कुल वैसे ही। और वुड्स रिएक्शन की तरह ये दोनों एल्काइल यानी दोनों फिनाइल आपस में जुड़ जाएंगे, और बेटा अगर दोनों फिनाइल जुड़ जाएंगे तो डाइफिनाइल बनेगा और NaCl अलग होगा। डाइफिनाइल जुड़ के NaCl अलग हो जाएगा। डन। तो इस रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। जो वुड्स है वही फिटिग है। समझ में आ रहा बेटा? डिफरेंस क्या है वुड्स और फिटिग में? वुड प्योर एलिफैटिक के लिए थी, दोनों एलिफैटिक थे, और फिटिग एरोमेटिक के लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए। और यहां बन क्या रहा है? डाइफिनाइल। तो एक क्वेश्चन है, बेंजीन को डाइफिनाइल में चेंज करो, तो पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन कर देना FeCl3 प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की फिटिग करोगे डाइफिनाइल। तो ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है वैसे तो, लेकिन मैंने अभी यहां लिखा दी दैट इज फिटिग रिएक्शन। बिल्कुल वुड्स जैसी चल रही है इसलिए लिखा दी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट वुड्स हुए, एक फिटिग हुए, तो ऑब्वियसली तीसरी इक्वेशन कौन सी बनी? वुड्स फिटिग। इसीलिए तो फिटिग पढ़ाई। वुड्स फिटिग क्या हो गई? वेरी गुड, एक वुड्स का भैया और एक फिटिग का भैया। ये फिटिग वाले आ गए, ये वुड्स वाले आ गए, ये सोडियम से रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों हेलोजेंस निकल गई, और हेलोजेंस निकलने के बाद प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट आपका आ गया वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, ट्वाइस NaX अलग। तो टोलीन बनाने के लिए या इसके लिए है, तो ऑब्वियसली वुड्स फिटिग रिएक्शन में बच्चे क्या बनेगी? एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगी? एल्काइल, ये एल्काइल है, ये बेंजीन। तो व्हाट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन? वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है? एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद एराइल हैलाइड। एक आपका एल्काइल हैलाइड है, एक आपका एराइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद एराइल हैलाइड in presence of ether, sodium and ether, then alkyl benzene is obtained. ये बन गई alkyl benzene. Alkyl benzene is obtained. It is known as Woods Fittig reaction. बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? सारे रिएक्शन अभी तक के क्लियर है? कौन कौन सी हो गई? खाली वुड्स, फ्रैंकलैंड, कोरे हाउस, फिटिग, फिर वुड्स फिटिग, अच्छा हो गए। मिटाओ। अब आप चाहो तो इसमें जैसे कहते हैं ना कि बेंजीन से टोलीन कैसे बनेगा, तो वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो या और कोई रिएक्शन वो भी दिखा सकते। मिटा दो। नेक्स्ट,
बेटा अगली रिएक्शन जैसे मैंने अभी वैसे ही मैग्नीशियम से करके दिखाई है, RX प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम, बताइए बेटा क्या बनेगा? वेरी गुड। तो ये है एल्काइल हैलाइड, ये है मैग्नीशियम, और ऑब्वियसली ये ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन बोली जाती है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है ये जो बनते हैं इन्हें कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस में, तो इसे कह रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक मिनट बेटा चेक कर ले, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, फिर से बोलो। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लीजिए कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कर रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम। हाँ बेटा, हेलो, बोलो। सर अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है सर। 5 मिनट हो गए यार लगभग। सर मैं मैं बहुत देर से मीटिंग रूम में बैठा हूँ सर, अभी इन हुआ हूँ बिल्कुल। बेटा अगर बाई चांस नेक्स्ट टाइम पे ध्यान देना कि अगर ऐसा कभी हो तो एक बार ही लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, ठीक है? क्योंकि जब भी मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ ना, तो स्टार्ट करने के बाद पहले मैं वेटिंग रूम को हटाता हूँ, वो बाय डिफॉल्ट होता है इसमें। तो उस बीच में कोई बच्चा अगर आके वेटिंग रूम में बैठ गया होगा तो वो वेटिंग रूम में ही बैठा रह जाएगा, और फिर अभी शायद आपका कनेक्शन कटा हो या हमारा कटा हो, फिर से लगा हो, तो बाय डिफॉल्ट वेटिंग रूम अब खत्म हो चुका है, तो अब आप अंदर आ गए। तो अगर बाई चांस आपको कभी नेक्स्ट टाइम ये फील हो कि यार काफी लेट हो रहा है, तो आप एक बार कनेक्ट मतलब दोबारा से साइन इन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलिए मैं दोबारा बता दूंगा अभी जो जो आज हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं है आज। अभी हमने इससे पहले 3:30 3:35 पे शुरू की थी क्लास, 10 मिनट हुए। तो आज हमने अभी पहले वुड्स रिएक्शन पढ़ी है। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन बेटा? वुड्स रिएक्शन आपको 11th वाली है, याद आनी चाहिए। वुड्स रिएक्शन में हमने ये पढ़ा है कि अगर मिथाइल क्लोराइड है और उसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे सोडियम से, होपफुली आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो मिथाइल क्लोराइड सोडियम से रिएक्ट करेगा तो इथेन बनेगा। तो इम्पोर्टेंट है, कार्बन दुगने हो जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो वुड्स रिएक्शन का यूज हम करते हैं असेंडिंग द सीरीज कार्बन दुगने करने के लिए, लेकिन ये 11th स्टैंडर्ड की है, एक्चुअली एल्केन 11th में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नेम रिएक्शन है इसलिए याद रखिए। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एंड ईथर देन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। बट याद रखिएगा ऑड या अनसिमेट्रिकल के लिए अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि ऑड बनाने के लिए मिक्सचर बन जाता है। तो मेन एक हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है। अब उस वुड्स रिएक्शन के ना जैसे कहते हैं सिस्टर कंसर्न, ठीक है, जो उसकी पैरेलल ब्रांचिंग है, तो वुड्स का ही एक छोटा भाई है फ्रैंकलैंड, उसमें सोडियम की जगह जिंक होता है और कोई अंतर नहीं होता। वुड्स का एक और भाई है कोरे हाउस। कोरे हाउस में इतना बेहतर है कि ऑड मेंबर भी बन सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं, ऑड एंड अनसिमेट्रिकल, या बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कैन बी फॉर्म। मीथेन किसी से नहीं बनेगा। फिर मैंने पढ़ा दी एक फिटिक। फिटिक क्या होती है? फिटिक रिएक्शन में बेटा खाली एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड हो, यानी डाइफिनाइल बनाने के लिए फिटिक है, और फिटिक के बाद एक वुड्स फिटिक, यानी एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक हो। एंड फाइनली ये अभी हमने लास्ट लिखी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल हैलाइड की अगर मैग्नीशियम और ईथर से करेंगे तो RMgX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन। तो इस पे तो बहुत ज्यादा टारगेट रखना है, क्योंकि कन्वर्जन मैक्सिमम जहां हम अटक जाते हैं तो कोशिश करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो जाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला, रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय। रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय, ये रहा इथाइल क्लोराइड। ये इथाइल क्लोराइड के लिए ही है मेनली, सोडियम लेड एलॉय। इथाइल क्लोराइड की जब सोडियम लेड एलॉय से करते हैं, अभी बैलेंसिंग कर देंगे, मेन प्रोडक्ट ये आता है बच्चों C2H5 मेन प्रोडक्ट आता है C2H5 और अलग क्या हो जाएगा? NaCl अलग हो जाएगा, और बाकी भी कुछ बन रहा होगा तो वो अलग कर देंगे। फिलहाल मेन प्रोडक्ट इज C2H5 which is termed as टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, इसका नाम है
tetraethyl lead. It is used as, it is an important, very good, it is an important anti-knock compound. पहले से पेट्रोल में मिलाया जाता था जिससे पेट्रोल की नॉकिंग कम हो जाती थी. व्हाट इज नॉकिंग? जब पेट्रोल जलाया जाता है, जब गाड़ी में पेट्रोल जलता है तो एक शार्प मेटलिक नॉइज होती है, पिस्टन की एक आवाज आती है, जैसे बुलेट की एक अलग अलग ही आवाज होती है. तो वो जो शार्प मेटलिक नॉइज होती है पिस्टन की, उसे नॉकिंग कहते हैं. और वो जो नॉकिंग है वो ऑब्वियसली इसका लाइफ स्पैन कम करती है गाड़ी का. तो अगर पेट्रोल में ये मिला दें तो पेट्रोल की नॉकिंग कम हो जाती है और इंजन की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी. बट लेड की पॉइजनिंग हो जाएगी. ठीक है, इससे लेड पॉइजनिंग होगी और लेड पॉइजनिंग होने से हमारे अंदर बीमारियां हो जाएंगी. लेड हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है, मतलब गाड़ी का इंजन तो खूब चलेगा लेकिन गाड़ी चलाने वाला नहीं चलेगा. ठीक है, तो फिर ये होगा, इसे गाड़ी में डालिए, दादा खरीदेगा, पोते का पोता चलाएगा, क्योंकि वो दादा रुकेगा ही नहीं ज्यादा दिन, है नहीं, अगली जनरेशन तुरंत आ ही जाएगी. फिलहाल आज की तारीख में आपको पढ़ रहा है कि पेट्रोल पंप पे बड़ा बड़ा लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल. दैट मीन्स अब हम इसको एकदम मना कर चुके हैं, बहिष्कार कर चुके हैं, ये चीज कभी नहीं डालेंगे. ठीक है, ये पुराना चला आ रहा है तो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसका अब यूज नहीं करते. अब पेट्रोल पंप पे लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल. तो अगर पुराने जमाने का कोई स्कूटर अभी भी चला रहा है, कोई बच्चा चला रहा है, तो अगर स्कूटर वो बजाज और प्रिया या चेतक वाला चला रहे हो तो उन स्कूटर्स में जब आप तेल डलवाने जाते हैं तो साथ में 2T ऑयल डलवाया जाता है, एक ऑयल भी डलवाया जाता है. ठीक है, तो आज भी उन स्कूटर्स में वो चीजें ऐड करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में, जिससे कि नॉकिंग कम हो. अब इथाइल लेड नहीं ऐड करते, टोलिन के डेरिवेटिव ऐड करते हैं, इसीलिए उनका नाम 2T ऑयल्स है. ठीक है, चलिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये है कि अगर हमने 1-1.5 मिनट इसको डिस्कस कर लिया ना, तो ये अब हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होता. तो ये हमारी रिएक्शन हो गई बच्चों, दैट इज एलिफैटिक केमिस्ट्री खत्म, मतलब एलिफैटिक हैलाइड्स की रिएक्शन हो गई. ठीक है, अब हमें किसकी बात करनी होगी? एरोमेटिक हैलाइड्स की. तो ये है हमारा एरोमेटिक हैलाइड, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब हमें पढ़नी है. एलिफैटिक की काफी हम पढ़ चुके हैं. ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन की है, तो हेडिंग कर लीजिए जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, सीधा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमें क्लोरोबेंजीन की ही प्रॉपर्टी पढ़नी है. ठीक है बच्चों, नाउ बेटा सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें कंसेप्ट नहीं भी आते हो उनको मैं कहता हूँ चुपचाप ये 2-3 लाइनें याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे. ठीक है, और बाकी कंसेप्चुअली जो स्ट्रांग है वो तो कर ही लेंगे. पॉइंट ये है कि ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, ये यहाँ से क्लोरीन हटेगा अगर, तो रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN रिएक्शन. तो SN रिएक्शन के लिए क्लोरीन हटाना है, ये क्लोरीन ना हट पाए आसानी से. ये क्यों ना हट पाए? एनसीईआरटी ने इसके 4 या 5 रीजन दे रखे हैं कि ये क्लोरीन क्यों नहीं हटता. आप बेसिकली सिर्फ 1 या 2 रीजन भी याद कर लो तो आपको टीचर नंबर दे देता है. पहला रीजन ये क्लोरीन क्यों नहीं हटता वो ये है कि ये जो क्लोरीन है इसके पास है लोन पेयर, फिर ये है सिंगल बॉन्ड, फिर ये है डबल बॉन्ड. लोन पेयर, सिंगल, डबल, इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑर्गेनिक में मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस. रेजोनेंस होने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएगा एंड सो ऑन. तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसमें जो क्लोरीन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जब रेजोनेंस होती है तो यहाँ से एक नया बॉन्ड यहाँ आ जाता है. दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. और बेटा जिसमें भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर तोड़ना मुश्किल होता है, या ये कहें ये क्लोरीन कुछ ज्यादा ही स्टेबल होती है, इसे हटाना आसान नहीं. तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन इज क्वाइट लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन. व्हाई? आंसर है कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन काहे में है? रेजोनेंस. एक पॉइंट तो क्लियर है कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन काहे में है? रेजोनेंस. ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, जितने तुम्हें समझ में आ जाए. दूसरा पॉइंट ये है कि यहां जो क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ी है,
वो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। और आपको मालूम होगा sp2 और sp3 में sp2 का s कैरेक्टर ज्यादा है। थोड़ी देर के लिए मैंने ये प्योर एल्केन ले लिया है, भले साइक्लोहेक्सेन ही लिया है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये sp3 हो गया। ठीक है बेटा, sp3 और sp2 में किसमें s कैरेक्टर ज्यादा है? sp2 में ज्यादा है। यहाँ 4 ऑर्बिटल में एक s है, यहाँ 3 में एक s है, तो यहाँ s कैरेक्टर ज्यादा है। जहां s कैरेक्टर ज्यादा होता है वहां बॉन्ड छोटे होते हैं। s कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम, और अगर ये बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो हम एक रीजन ये देते हैं कि यहाँ जो क्लोरीन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा है, और जो एलिफेटिक था उसमें क्लोरीन sp3 से लगा है, और sp2 वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और sp3 वाला बॉन्ड वीक। क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है नहीं रिएक्ट करता। समझ में आया? तो हम काम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस समय कि क्लोरोबेंजीन बहुत कम रिएक्टिव है, और इसको कई तरीके से वो पूछ लेगा घुमा फिरा के। मतलब आप ध्यान यही रखिएगा कि वो पूछ रहा है क्लोरोबेंजीन कम रिएक्टिव है। कैसे पूछ लेगा? वो कहेगा हमने AgNO3 डाला है, एक है क्लोरोबेंजीन एक है बेंजाइल क्लोराइड, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? तो भैया बेंजाइल क्लोराइड तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरोबेंजीन नहीं करेगा, या उससे प्रेसिपिटेट भी नहीं आएगा। तो रीजन क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन हटता ही नहीं। तो क्यों नहीं हटता? तो दो रीजन मैंने आपको बता दिए। पहला रीजन, क्लोरीन का है में रेजोनेंस में, रेजोनेंस होने से क्या हो गया, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, वो टूटेगा नहीं। दूसरा रीजन, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। अगेन ये स्टेबल बॉन्ड हो गया इसलिए नहीं टूटता, ये ज्यादा टूटता। दो रीजन क्लियर। तीसरा रीजन उन्होंने कहा भाई इंटरमीडिएट से भी दे सकते हो, कि इसका इंटरमीडिएट बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, जबकि इसका इंटरमीडिएट बनेगा फिनाइल कार्बोकेटाइन, यानी वो कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है उसी पे प्लस चार्ज आ गया। अगर डबल बॉन्ड पे ही कोई चार्ज होता है तो अनस्टेबल होता है। याद है ना, रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए? डबल, सिंगल, फिर चार्ज। यहाँ तो डबल बॉन्ड पे ही चार्ज आ गया, तो इसका इंटरमीडिएट भी क्या है? कम स्टेबल। तो एक तीसरा रीजन उन्होंने क्या दे रखा है कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसी का कंपाउंड रिएक्टिव होता है। तो क्लोरोबेंजीन का इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, जबकि एलिफेटिक का इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। तीन रीजन तो क्लियर है आपको? ठीक है, फिर से सुन लीजिए। पहला रीजन हमेशा रेजोनेंस का दिया करिए, क्योंकि बहुत पावरफुल इंपैक्ट इफेक्ट है, उसे याद रखना भी आसान है। तो आप कहेंगे क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, उसमें जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज है रेजोनेंस में, और इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इसीलिए टूटना मुश्किल है। लिख लिया है ये वाला पॉइंट? लिख लिया है। द क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। द क्लोरीन इन क्लोरोबेंजीन या in chlorobenzene the chlorine is involved in resonance due to which partial double bond character arises। और बेटा एक बार डबल बॉन्ड आ गया तो तोड़ना मुश्किल है, ठीक है, therefore difficult to break। partial double bond character arises, partial double bond character arises। बच्चों बोलो दूसरा, दूसरा वेरी गुड। in chlorobenzene chlorine is attached with sp2 hybridized carbon, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर जुड़ा है तो बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, यानी बॉन्ड स्टेबल है। इन क्लोरोबेंजीन इट इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, देयरफॉर बॉन्ड लेंथ इज लेस एंड बॉन्ड एनर्जी इज हाई। बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी हाई है। तीसरा बच्चों, तीसरा वेरी गुड, तीसरा है इंटरमीडिएट का पॉइंट। और इंटरमीडिएट का क्या है? इन क्लोरोबेंजीन द इंटरमीडिएट इज फिनाइल कार्बोकेटाइन विच इज क्वाइट लेस स्टेबल। इसका इंटरमीडिएट फिनाइल कार्बोकेटाइन है जो कि कम स्टेबल है। द इंटरमीडिएट इज फिनाइल कार्बोकेटाइन विच इज लेस स्टेबल। एनसीईआरटी ने एक दो और भी दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर बेटा?
अब इसका एक चौथा पॉइंट है, वो बस अभी तुम लिख लो, याद कर लो, समझ लो। ये वाला पॉइंट अगर तुम्हें याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको। इसका प्रूफ ये है कि ये क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन हट जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हटेगा, हट जाता है। और ये तब जल्दी हटता है जब ये जो ऑर्थो है ना और ये जो पैरा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई भी -m का ग्रुप लगा हो। -m समझते हो ना, मीजोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप, जैसे NO2 है या CN है। तो अगर ये 3 NO2 लगा दें हम यहाँ पे, तो ये क्लोरीन बड़े आसानी से हट जाती है। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ेंगे कि -m ग्रुप अपनी ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यहां से, सोचो अगर ये NO2 यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप होने लगेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, क्लोरीन हट सकता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन में इस क्लोरीन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा हो? -m। मेटा पे नहीं, ऑर्थो और पैरा। तो पॉइंट करके अभी लिख लीजिए, इन क्लोरोबेंजीन इफ -m group is attached या present, if -m group is present in chlorobenzene, if -m group is present at ortho and para position, -m group is present at ortho and para position, बेटा ortho या para पे, then it increases, मैं सीधा बोल रहा हूं, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा पूरी बात क्या थी वैसे? इट इंक्रीजेस क्या था? पॉजिटिव चार्ज, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने बाईपास करके डायरेक्ट बोल दिया, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है इसलिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, वो क्वेश्चन जब भी देगा तो वो या तो 1 लगाएगा पहले NO2, फिर 2 लगाएगा, फिर 3 लगाएगा। जब तीनों NO2 है तो ज्यादा रिएक्टिव, 2 NO2 है कम, 1 है तो और कम। और अगर उसने खाली मेटा पे लगा दिया तो भी रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ऑर्थो से भी कम बढ़ेगी, मेटा से, पैरा से भी कम बढ़ेगी उसमें भी। खाली क्लोरोबेंजीन से वो भी ज्यादा रिएक्टिव। बोलो क्लियर है बच्चों? तो अब हमें रिएक्शन इसकी जो पढ़नी है वो हम कल पढ़ेंगे, थोड़ी सी 2-4 रिएक्शन जो है। और बेटा एनसीईआरटी को थोड़ा व्यू कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही रिएक्शन दे रखी हैं, 2 या 3 रिएक्शन, हम वही पढ़ेंगे। ठीक, चलो बच्चों बाय।